साथियों, स्वागत है आप सभी का अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। आइए दोस्तों, आज हम जो है सीडीपी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है अधिगम के सिद्धांत को देखेंगे, है ना। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तथा आपको जो है सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी जो है दोस्तों हमारे आगामी जो है शिक्षक भर्ती हो गया या सीजी टेट हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1 का हो, चाहे वर्ग 2 का है, चाहे वर्ग 3 का हो, सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और इसमें जो है लगातार जो सीडीपी की क्लास आएंगी तथा इसका पीडीएफ जो है मैं अजीत निराला पीडीएफ में जो है डाल देता हूँ। हमारे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए जो है हम अधिगम के जो है सिद्धांत को आज देखेंगे, है ना। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं इसका जो है महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो डेटा आता है कि किस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहेगा हमारा अधिगम के सिद्धांत। पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार सुनते जाइए, देखते जाइए, क्योंकि आप एक बार इसको जो है देखेंगे, सुनेंगे तो आपको जो है चीज़ें याद होंगी, है ना। तो चलिए बिना विलम्ब किए चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले हमारा सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। इसको किसने दिया पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, थार्नाडाइक ने दिया है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलोव ने दिया है। ठीक है जी। इसको हम और क्लियर करके पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें वहाँ याद हो जाएगी। ये जो है वन लाइन फैक्टर है, तो इसलिए मैं आपको इसको जल्दी बता दे रहा हूँ। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया पूछेगा तो थार्नाडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा तो पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्निकर का है ना। और जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। संरचनात्मक जो अधिगम का सिद्धांत जो है किसका है, जोरम ब्रूनर का है। चलिए आइए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत जो है तो डेविड आशुबेल का है ना। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसका है, तो गुथरी का है। क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन। इनको सभी को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद किया है ना। तो उस पहले वाले लेक्चर में जिसमें जो मनोविज्ञान को हमने मनोवैज्ञानिक तथा उसके सिद्धांत को कंप्लीट किया है, उसमें देखिएगा, ठीक है। उसको जो है मैंने ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करवाया है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है अनुभवजन्य जो है अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने है दिया है, तो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो टॉलमैन का है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसका है पूछेगा तो क्लार्क हल का है। फिर लास्ट हमारा इसमें देखिए अधिगम का जो सूच तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, तो मैक्स वर्दिमर, कोल्हर और कोफ्का का है। ठीक है जी। चलिए देखिए, यही चीज़ें इसमें जो है दोबारा लिखी हुई है। इसको जो है मैंने एक जगह समाहित कर दिया है ताकि आप इसको जो है देख ले करके, ठीक है। इसमें थार्नाडाइक को याद रखिएगा तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थार्नाडाइक हमारे इनका बहुत सारा सिद्धांत है थार्नाडाइक का। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका, थार्नाडाइक का। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नाडाइक का। संयोजनवाद का सिद्धांत जो है थार्नाडाइक का। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी बोलते हैं, यह अधिगम का बंध सिद्धांत सभी किसका है, थार्नाडाइक का। प्रकार्यवाद बता दिया था कल मैंने आपको, जो है विलियम जेम्स का। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स का। शिक्षा मनोविज्ञान का तो जान रहे हैं कौन है, थार्नाडाइक है। ठीक है जी। और अभी जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स है। तो इनको भी याद रखिएगा, तीनों इनका। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक तथा आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी, तो विलियम जेम्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के ये जो है सिद्धांत प्रकार, इसको जो है मैं अलग से अपना जो नोट्स बनाया हूँ पेज, उसमें बताऊँगा, है ना। इस पेज जो है ये अच्छा लगा मुझे, तो इसको मैंने समाहित कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आइए चालू करते हैं। यहाँ से हम अधिगम को पढ़ना। ये नोट्स मैंने जो है जो की पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को जो शॉर्ट नोट्स की तरह इसको बनाया है दोस्तों। आपका ये रिवीजन होगा, आप इसको समझेंगे, है ना। और जो इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्ट है या जो इसका जो शब्दावली है उस चीज़ को आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में एलिमिनेशन कर पाएंगे और क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो है अधिगम, इसका अर्थ पूछेगा तो याद रखिएगा अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है जी। अधिगम का, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पेज हट गया था।
चलिए आइए, तो मैं बोल रहा था अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है क्या है, सीखना। इंग्लिश में इसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या है, सीखना। इसका संचालन या शुरुआत कैसे है, तो इसका संचालन जो जीवन पर्यंत होता है। आप जीवन पर्यंत तक क्या होते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। जन्म के जो है गर्भावस्था से लेकर आप मृत्यु तक क्या होते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है जी। फिर अधिगम जो देखिए, जैसे इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा देखिए। वृद्धि क्या होता है, सीमित होता है, ग्रोथ जो है ना। एक निश्चित उम्र के बाद जो है आपका जो है ग्रोथ या उसका जो है वृद्धि जो है रुक जाएगा, है ना। इसलिए ये कैसी अवधारणा है, तो स्थिर है, स्थिर अवधारणा है, तथा ये मात्रात्मक है ना। ये तो वृद्धि और विकास में अंतर करने के लिए देता है। तो देखिए इसको, वृद्धि जो है आपका जो है एक निश्चित समय तक होता है, इसलिए सीमित अवधारणा है, तथा स्थिर है, एक निश्चित समय बाद ये स्थिर हो जाता है, ये इसलिए मात्रात्मक इसमें गुण पाए जाते हैं। जबकि डेवलपमेंट देखेंगे, विकास, तो वो असीमित है। आपका डेवलपमेंट जो है असीमित है, हमेशा आपका विकास होता रहेगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, इस तरह से आपका विकास होता रहेगा। ये जीवन पर्यंत चलेगा दोस्तों। इसलिए जो है विकास कैसी अवधारणा है पूछेगा, तो गुणात्मक और मात्रात्मक, ये दोनों इसमें आते हैं, ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट है अधिगम जो सीखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है ना। तो इसमें आपका जो अभ्यास शामिल होता है, प्रैक्टिस बोलते हैं। दूसरा प्रशिक्षण शामिल होता है, ट्रेनिंग। तीसरा इसमें जो क्या होता है, अनुभव, आपका जो है एक्सपीरियंस शामिल होता है। तो इस अधिगम जो सीखने में क्या क्या शामिल है पूछेगा, तो अभ्यास शामिल है, प्रैक्टिस, दूसरा प्रशिक्षण शामिल है, तीसरा क्या शामिल है, अनुभव शामिल है। और इन सभी का जो है अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है जी। इन सभी में जो है अस्थायी परिवर्तन होगा तो वही कहलाएगा आपका अधिगम। चलिए, फिर इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, सभी परिभाषा को ना लिखकर जो है जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उसी को जो है एक जगह यहाँ पे समाहित किया गया है। तो आप इसको देखिए। क्रो एंड क्रो महोदय जी कहते हैं कि अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है ना। क्रो एंड क्रो के हिसाब से अधिगम क्या है, तो आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम। पावलाव कहते हैं अधिगम क्या है उनके हिसाब से, तो अधिगम जो है अनुकूलित क्रिया के जो है परिणाम का स्वरूप है, तथा आदत का निर्माण किससे होता है, अधिगम से होता है, ठीक है जी। तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम का स्वरूप है, आदत का जो निर्माण ही क्या होता है, सीखना तथा अधिगम कहलाता है, ऐसा ये बताते हैं। तीसरा है BF स्निकर के द्वारा जो है, स्निकर महोदय कहते हैं कि अधिगम क्या है, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये पूछ चुका है, ये याद रखिएगा, हाँ, इनका जो है परिभाषा को पूछ चुका है। अधिगम क्या है पूछेगा, तो सीखना या अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। इसे व्यापम ने क्वेश्चन पूछ चुका है, एज इट इज़ पूछ चुका है, परिभाषा किसके द्वारा दिया गया करके। चलिए नेक्स्ट है, फिर इसमें देखिए कि अधिगम क्या नहीं है ना। अधिगम तो आप देख चुके हैं क्या है, अधिगम में जो क्या शामिल नहीं है, तो अधिगम क्या नहीं है, तो अधिगम जो है ये बीमारी नहीं है ना। सीखना एक बीमारी नहीं है, थकान नहीं है, ये नशीले पदार्थों का सेवन नहीं है, ये संवेगात्मक विकास नहीं है, तथा ये परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें देखिएगा, तो अधिगम क्या है, नहीं पूछेगा इसमें से अधिगम में जो क्या शामिल नहीं होता, तो ये चीज़ें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के जो है पद, चरण या सोपान, है ना। कुछ भी पूछिए आपसे, अधिगम के जो पद, चरण, सोपान, तो इसके जो है 8 चरण हैं, है ना, 8 चरण हैं। इसमें देखिए अधिगम में जो है अभिप्रेरणा शामिल है, व्यक्ति शामिल है, विभिन्न क्रियाएं शामिल है, बाधाएं शामिल है, सही अनुक्रियाएं, है ना, पुनर्बलन, संगठन और लक्ष्य शामिल है। इन सभी में से जो है, इन सभी को आप सम्मिलित करेंगे तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम के दौरान कार्य करती है, ठीक है जी। अधिगम के अभिप्रेरणा क्या करती है, अधिगम के दौरान जो है कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए इसमें दोस्तों अधिगम के जो है विशेषता में, ठीक है, आइए यहाँ पे है पेज। नेक्स्ट हमारा अधिगम की विशेषता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम की विशेषता, अधिगम क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तथा सतत प्रक्रिया है ना। अधिगम क्या है, परिवर्तनशील है तथा सतत प्रक्रिया है। इसके बाद जो है ये वंशानुगत या जननित क्रिया है ना। ये पूछेगा, एक परिवर्तनशील क्रिया है तथा ये वंशानुगत तथा जननित क्रिया है। मानसिक क्रिया या तत्परता का सिद्धांत है, ठीक है जी। मानसिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, जिसे विवेकपूर्ण इसमें विकास होता है। तो मानसिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, फिर नेक्स्ट इसमें संपूर्ण जीवन की क्रिया है, मतलब सार्वभौमिक वातावरण पर ये आधारित है अधिगम।
नेक्स्ट है अनुभवों का जो है अनुभवों की एक व्यवस्था ही क्या है, अधिगम है। ज्ञान का संचयन ही क्या है, अधिगम है। तो ये इसके जो है विशेषता हैं। आप इसको जो है ऐसे की पॉइंट टाइप से याद रखिएगा, तो वहाँ पे आपको बन जाएगा अधिगम में क्या क्या चीज़ शामिल है, ये क्या उसकी विशेषता है। तो अनुभवों की एक व्यवस्था होती है, ज्ञान का जो है संचय है, ये वातावरण जो है आधारित होता है तथा वंशानुक्रम पर भी आधारित है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण देता है जी दोस्तों मिला के, है ना। तो अधिगम जो है वंशानुगत तथा जो है वातावरण से प्रभावित है, तो जी बिल्कुल। उसके बाद जो है ये संपूर्ण जीवन क्रिया है, मतलब सार्वभौमिक है अधिगम, है ना, सभी जगह एक समान है। उसके जो सामाजिक क्रिया है विवेकपूर्ण है। उसके जो मानसिक क्रिया है तत्परता है। इस तरह से परिवर्तनशील तथा सतत है, जीवन प्रयत्न चलने वाली एक क्रिया है। फिर ये हमारा इम्पोर्टेंट है ना, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम को जो है थार्नडाइक जी ने क्या किया था, एडवर्ड ली थार्नडाइक जी ने अपने बुक, है ना, इनका बुक था शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें 1913 में इसको जो है इन्होंने अधिगम के सिद्धांत को बताया है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान किताब में पूछेगा किसमें अधिगम के नियम को बताया है थार्नडाइक जी ने, तो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान में बताया है। इसका बुक 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसमें अधिगम के नियम में जो 8 नियम बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 8 नियम में जो है 3 नियम आपका जो है मुख्य नियम है, तथा इसमें जो 5 नियम वो क्या है, गौण नियम है। ठीक है जी। इसमें से 3 नियम कौन है, एक तो जो है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा जो है प्रभाव का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज तथा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों याद रखिएगा, मुख्य रूप से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रभाव के नियम हैं उसको और क्या क्या बोलते हैं, तो इसको परिणाम का नियम भी बोल देते हैं, या प्रसन्नता का नियम बोलते हैं, या संतोष असंतोष का नियम भी बोल देते हैं। इसी का ये नाम है, प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट का। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा था इसमें इसके जो गौण नियम है ना, इसमें देखिए इसमें 5 नियम समाहित है दोस्तों। ये पांचों नियम कौन कौन से हैं देखिए एक बार। पहला है हमारा इसमें बहुप्रतिक्रिया या बहुविध का नियम बोलते हैं, है ना, बहुप्रतिक्रिया या बहुविध का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है जी आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है साहचर्यता का नियम। और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है जी। तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का या बहुविध का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आपका जो है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब देखिए अधिगम के जो है प्रमुख सिद्धांत को, है ना, 2 प्रकारों में जो है विभाजित किया गया है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें पहला है हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें शामिल करते हैं। दूसरा इसमें जो है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक सिद्धांत। ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ये शारीरिक क्रिया से संबंधित है, तथा जो संज्ञानात्मक जो या ज्ञानात्मक सिद्धांत है ये मानसिक क्रिया से संबंधित है। तो पहला देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, शारीरिक क्रिया से। इसमें आपका जो पशु पक्षी हो गया या जानवर हो गया, इसमें ये लोग प्रयोग करके देखेंगे, है ना, मतलब जितने हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो प्रयोग का जो क्षेत्र रहेगा, पशु हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, इन पे ये प्रयोग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। जबकि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक जो सिद्धांत, इसमें मानसिक क्रिया पर जो है ये लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। मानसिक क्रिया मतलब जो इसमें आप बच्चे शामिल हो सकते हैं, मनुष्य शामिल हो सकते हैं, इस पे ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना, व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत रहेंगे, है ना, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम दूसरा में क्या देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो है इसमें हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत, इसको पहले इसके सिद्धांत को किसने किसने दिया उसको देखिए। व्यवहारवादी सिद्धांत में जब आप पढ़ेंगे तो पहला है आपका जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना, इसको बोलते हैं अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया, तो थार्नडाइक जी ने। ठीक है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इसको दिया जो है एडविन गुथरी ने। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, एडविन गुथरी ने। तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको किसने दिया, तो C.H. हल। चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको ने किसको दिया, तो स्नीकर ने दिया। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको किसने दिया, तो E.P. पावलॉव। ठीक है जी। इसको पूरा डिटेल देखेंगे दोस्तों, आप इसको चिंता मत करिए, इसका पूरा जो है हम डिटेल देखेंगे। इसको मैं एक बार ऊपर मतलब जो है इसका वन डायरेक्ट पूछेगा किसने दिया ये सिद्धांत, तो आप उसको याद हो जाए करके सीधो लिख दिया हूँ, उसके बाद जो फिर उसको डिटेल देखेंगे। फिर है इसमें जो है दूसरा हमारा जो पार्ट था संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, ये मानसिक क्रिया से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत जो है पहला सूच तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको दिया था मैक्स वर्दिमर कोल्हर कोफका जी ने, है ना।
इसको जो है प्रयोग किस पे किया है सभी बताऊंगा। वन मानुष्य पंजी पर प्रयोग किया गया था, है ना, सुल्तान बोलते थे उसका नाम। नेक्स्ट है इसमें हमारा जो है दूसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे। अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है तो पूछेगा तो कट लेविन या कुट लेविन बोलते हैं, है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है अधिगम का जो सोपानी सिद्धांत, तो इसको किसने दिया पूछेगा तो याद रखिएगा रॉबर्ट मिल्स गेने, रॉबर्ट मिल्स गेने। नेक्स्ट है इसमें हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो अल्बर्ट बांडुरा। तथा जो अव्यक्त जो है अधिगम का सिद्धांत किसका है पूछेगा तो टॉलमेन का है। अब चलिए आइए, अब इसमें जो है एक एक सिद्धांत को हम पूरा एक जगह से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसका जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको इसका जो नोट्स इसके नीचे में दिया हुआ है, अगले स्लाइड में है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं अपने हैंड से लिखा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ से मेरे को जो है कंटेंट अच्छे लगा उसको जो एक जगह मैंने समाहित कर दिया है, ताकि आपको इधर उधर देखना ना पड़े और आपके सभी चीज़ें एक जगह जो है कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारा जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत को देख रहे हैं, उसमें पहला हमारा जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। याद रखिएगा इसके जनक हैं एडवर्ड ली थानाडाइक, है ना। 1913 में इन्होंने ये सिद्धांत को दिया था अपने बुक में। तो याद रखिए पहला प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एडवर्ड ली थानाडाइक। इनका प्रयोग का क्षेत्र पूछेगा तो याद रखिएगा इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पे। ठीक है जी, इन्होंने प्रयोग किया था किस पे, भूखी बिल्ली पे। इस सिद्धांत का जो है अन्य नाम क्या है तो इस सिद्धांत को बोलते हैं अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो अन्य नाम क्या है पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें इसको जो अधिगम का बंध सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी को जो है SR थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है जी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस तरह से इनके सारे सिद्धांतों को जो है एक जगह याद रखिएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको जो है संघवाद का सिद्धांत, है ना। अधिगम का जो बॉन्ड सिद्धांत, CR थ्योरी, है ना। अब देखिए इसमें इसने इनका प्रयोग क्षेत्र याद रखिएगा ना, भूखी बिल्ली पे क्या किए थे इन्होंने प्रयोग किया था। फिर इनका जो है इस सिद्धांत का जो है महत्व क्या है, इस सिद्धांत का ये शैक्षणिक महत्व क्या है तथा आवश्यक इसमें तत्व क्या चीज़ है। तो इसका शैक्षणिक महत्व जो है इसको जानवर तथा मनुष्य के लिए इसको जो है प्रयोग किया जा सकता है, इसमें बताए हैं। इसका आवश्यक तत्व यह है इसमें जो है प्रेरणा तथा बाधा तथा इसमें जो है निर्वात जो है प्रतिक्रियाएं इसमें सम्मिलित इसके तत्व हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा प्रेरणा बाधा तथा जो है निर्वात प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल है। तो ये था हमारा जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन का सिद्धांत, दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन का सिद्धांत। देखिए जी, प्रतिस्थापन के सिद्धांत के जो है जनक पूछेगा तो याद रखिएगा एडविन जो है गुथरी जी हैं। इसका जो प्रयोग है दोस्तों इसको याद रखिएगा, प्रयोग इन्होंने किया था खरगोश पे। ठीक है जी, खरगोश और बिल्ली पे प्रयोग किया था और एक 3 वर्ष के बालक पर प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था, पीटर, है ना। सीधा से क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले तो आपको सिद्धांत दिया जाएगा, पूछेगा इसके जो है जनक कौन है, तो जनक मैंने बता दिया आपको एडविन गुथरी जी हैं इसके जनक, है ना। किस पे इसका प्रयोग किया था, प्रयोग के क्षेत्र क्या थे, तो पूछेगा याद रखिएगा खरगोश है, बिल्ली है इनका, है ना। खरगोश बिल्ली तथा 3 वर्ष का बालक है जिसका नाम क्या है, पीटर। नेक्स्ट है इस सिद्धांत को जो अन्य नाम क्या है पूछेगा तो याद रखिएगा इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं एक खरा प्रयास का सिद्धांत भी बोलते हैं, सिंगल ट्रायल सिद्धांत, इसको समीपता अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत में जो है बुरी आदतों को जो है दूर करने की 3 विधि बताई गई है ना। आपके जो बैड हैबिट्स हैं उसको दूर करने की 3 विधि बताई गई हैं। पहला है इसमें जो है देहली विधि, दूसरा जो है थकान विधि, तीसरा क्या है असंगत उद्दीपन विधि, असंगत उद्दीपन विधि। तो इसको याद रखिएगा, ये है आपका जो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा इसमें है पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है जी, तीसरा क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत को किसने दिया या कौन इसके जनक हैं तो याद रखिएगा CH हल बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे देखिए इसमें। तो इसके जो है जनक पूछेगा याद रखिएगा, तो इसका जो जनक है CH हल है ना। इसका पूरा नाम है इनका क्लार्क लियोपोल्ड हल, है ना, क्लार्क लियोपोल्ड हल। ये 1915 में ये सिद्धांत देते हैं USA से। इनका प्रयोग का जो क्षेत्र है याद रखिएगा चूहा है इनका प्रयोग का क्षेत्र, CH हल, है ना। और ये क्या है इनका प्रयोग का क्षेत्र जो है चूहा है। नेक्स्ट देखिए परिभाषा ये क्या बोलते हैं, सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होती है ना। सीखना क्या है इनके हिसाब से आवश्यक
आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की क्या है, आपकी प्रक्रिया है। इस तरह से ये जो पुनर्बलन के सिद्धांत में जो है इन्होंने जो है सूत्र दिया था, इस सूत्र को याद रखिएगा, है ना, कि जो व्यवहार है वो चालक तथा आदतों का क्या है, गुणनफल है। व्यवहार क्या है, चालक तथा आदतों का गुणनफल है। तो ये याद रखिएगा इसको, व्यवहार क्या है, चालक तथा आदतों का गुणनफल है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें इस सिद्धांत के जो है और क्या क्या नाम है, अन्य क्या नाम है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं आपका जो है सतत अधिगम का सिद्धांत, अंतर्निरोध का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, है ना, तथा स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो है पुनर्बलन के सिद्धांत को एक बार रिपीट करके देखते हैं, मतलब इसमें जो है मतलब रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो पहले याद रखिएगा इसको, किसने दिया याद रखिएगा, तो CH हल। उसके बाद जो है कब दिया, तो 1915 में USA में। प्रयोग किस पे किया था, तो चूहों पे प्रयोग किया था। परिभाषा याद रखिएगा, सीखना क्या है, तो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, क्या है, सीखना है। इन्होंने एक जो है परिभाषा मतलब जो है सूत्र दिया व्यवहार का, और बताया कि इसमें जो चालक तथा आदतों का गुणनफल ही क्या है, व्यवहार है पुनर्बलन में। और व्यवहारवाद के जनक पूछेगा तो वो वाटसन है ना, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। फिर इसमें जो इसके अन्य नाम क्या हैं, तो याद रखिएगा, अधिगम का जो सतत अधिगम का सिद्धांत, अंतर्निरोध का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत तथा स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है। बच्चों में जो है भाषा का विकास जो है अनुकूलन पुनर्बलन के द्वारा होता है, ऐसा ये बताते हैं। चलिए आगे देखिए, चौथा है हमारा इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसको किसने दिया है पूछेगा, जनक इनका तो याद रखिएगा स्निकर जी महोदय हैं, है ना, VF स्निकर बोलते हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको जो इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था। 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनका जो है क्षेत्र था। इनका प्रयोग किस किस पर किए हैं, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने जो प्रयोग किया है ये पहला चूहा पे किया है और दूसरा प्रयोग जो है कबूतर पे किया है। ठीक है जी। तो इनका प्रयोग का जो है किस चीज़ पर प्रयोग किया पूछेगा, तो याद रखिएगा, पहला चूहा पे, सफ़ेद चूहा पे, और कबूतर का रंग भी क्या था, सफ़ेद तक। यहाँ पे कलर पूछा गया था, मेंशन किया गया था, इसलिए याद रखिएगा। तो चूहा और कबूतर पे क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। इसको डेट को याद रखने की उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहला प्रयोग उनके चूहा पे किया था, दूसरा जो है इनका क्या है, कबूतर पे किया था, इतना बस याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट इसको क्या नाम से और जानते हैं, तो इसको जो है RS थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RS थ्योरी बोलते हैं। रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोलते हैं, मतलब अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। इन्हीं का क्या है, R थ्योरी, है ना, इन्हीं का है, मतलब इसी सिद्धांत को R थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इसको जो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसलिए RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलेट सिद्धांत, R थ्योरी, तथा जो नैमित्तिक जो है अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बाद जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी पे कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से इनकी विशेषता ये किस पर ये जोर देते हैं, ये सिद्धांत, तो याद रखिएगा, पुनर्बलन पर ये जोर देते हैं। ठीक है जी। किस पर बल देते हैं, तो पुनर्बलन पर ये जोर देते हैं। और इसके जो है 4 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है आपका सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, तीसरा जो है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, और चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो पहला बार फिर से देखिए, सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल में पुनर्बलन, और निश्चित के अनुपात में पुनर्बलन, और चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो इनमें से कौन सा नहीं ये पूछ सकता है, तो इसलिए आप चारों को याद रखिएगा। तो जितने जो फैक्ट या डेटा हो सकते हैं मैंने एक जगह लिख दिया है दोस्तों, है ना, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना चीज़ भी याद रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है जी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक हैं इवान जो है पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने जो है प्रयोग किया था भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इनको याद रखिएगा, भूखे कुत्ते पर इन्होंने जो प्रयोग किया था। फिर इन्होंने जो है इनका प्रयोग को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रखिएगा। इनके जो प्रयोग थे, पाचन क्रिया के प्रयोग को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है जी। तो इवान पेट्रोविच पावलोव के जो है पाचन क्रिया के जो प्रयोग किए थे, है ना, ये सिद्धांत है पाचन क्रिया का, यह प्रयोग का सिद्धांत, इस पर इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, है ना। नेक्स्ट इनके जो अन्य इस सिद्धांत को क्या क्या अन्य नाम है, इसके अन्य नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद रखना जरूरी है। एक एक बार देखिए,
इसके अन्य नाम क्या है? पहला, इसको जो परंपरागत या प्राचीन या क्लासिकल शारीरिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को जो परंपरागत या प्राचीन या क्लासिकल या शारीरिक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। फिर दूसरा, इसको एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। तीसरा जो है, इनको साहचर्य अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे CR थ्योरी भी कहते हैं जी, याद रखिएगा। SR हमने पढ़ चुका है, RS पढ़ चुका है, ये CR है। साहचर्य अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, एस टाइप थ्योरी, परंपरागत प्राचीन तथा जो है क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है, आइए देखते हैं इसमें। जब ये प्रयोग कर रहे थे तो पावलोव जी बताते हैं इसमें, इनका जो प्रयोग का जो क्षेत्र के दौरान जब ये कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे तो इन्हें 3 चरण बताया था। इससे ये मुख्य रूप से जब वो घंटी तथा लाते हैं तो कुत्ता जो है उसको समझता है भोजन और उसका जो है लार टपकता है। ये इसका जो कहानी है दोस्तों, है ना। तो ये देखिए, इसके 3 चरण हैं, है ना। पहला कंडीशन इसमें क्या था कि पहला में जो है जब प्रयोग कर रहे थे अनुबंधन के जो है, इसमें पूर्व भोजन जब लाया जाता है तो लार टपकता है स्वाभाविक रूप से कुत्ते का, है ना। तो इसलिए जो है स्वाभाविक इसमें उद्दीपक अनुक्रिया होता है ये, और यहाँ पे लार का टपकना भी क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब अनुबंधन के पूर्व होता है। फिर अनुबंधन के दौरान देखिए, और एक अनुबंधन के बाद होगा। तो ये 3 चरण हैं, अनुबंधन के पूर्व, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए अनुबंधन के दौरान क्या होता है, जब अनुबंधन क्रिया के दौरान जो है घंटी को बजाते हैं वहाँ पे, है ना। घंटी को जब बजाया जाता है तो वहाँ पे घंटी को बजाते हैं और साथ में भोजन लेके आते हैं। दूसरा में रहेगा, पहले में तो भोजन लेके आएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है, जब भोजन लेके आएंगे उसको, इससे जो है कुत्ते का जो है लार टपकना चालू हो जाएगा। तो ये भी स्वाभाविक अनुक्रिया है। नेक्स्ट जब क्या होते हैं कि अनुबंधन के दौरान घंटी जब बजाते हैं, है ना, और भोजन लेके आते हैं तो घंटी बजाना क्या हो जाएगा? आपका अस्वाभाविक उद्दीपक क्रिया है, जबकि भोजन तो आपका जो है स्वाभाविक उद्दीपक है। इसमें जो है कुत्ते का जो है लार टपकना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के बाद में ये होता है दोस्तों कि घंटी तो बजाते हैं तो उसको लगता है ये अस्वाभाविक अभिक्रिया है ना। तो भोजन आ रहा है करके कुत्ता सोचता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, भोजन को नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो घंटी बजाना क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक, और यहाँ पे भोजन इसमें शामिल नहीं रहता है, और इसमें क्या होता है तो भी कुत्ते का जो है लार इसमें टपकता। तो ये क्या होगा आपका स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इस तरह से इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है जी, 3 कंडीशन है। पहले में क्या हुआ था कि आपका जो है अनुबंधन के पूर्व, पहले वाले में ये हुआ था कि भोजन लेके आए तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना चालू हुआ। तो ये पहला वाला भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है तथा यहाँ पे लार टपकना भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। दूसरा में अनुबंधन के दौरान ये होता है कि घंटी बजाते हैं तो, और प्लस जो भोजन लेके जाते हैं तो फिर सोता क्या हो जाता है, लार टपकना चालू हो जाता है कुत्ते का। लेकिन घंटी बजाना इसमें क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, और उसके बाद भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। नेक्स्ट है अनुबंधन के जो है बाद, इसमें घंटी बजाते हैं लेकिन भोजन लेके नहीं जाते हैं तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकना इसमें चालू हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। नॉर्मल से इसमें पूछता है ना, कहाँ पे अनुक्रिया हो रहा है, कहाँ पे उद्दीपक हो रहा है, इनको याद रखिएगा। तो इसलिए जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से पावलोव जी का है, ठीक है जी। चलिए याद रखिएगा प्रमुख रूप से इनका प्रयोग का क्षेत्र याद रखिएगा ना, प्रयोग का क्षेत्र भूखे बिल्ली पर, माने सॉरी भूखे कुत्ते पर करते हैं, ठीक है। और इसको जो किसने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत याद रखिएगा पावलोव ने दिया था। बाकी मैंने पूरा बता दिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारा जो है पहला हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत जो है खत्म हो गया दोस्तों। दूसरा हमारा जो है ज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना। ये सेकंड इधर का पार्ट है। इसमें ज्ञानात्मक सिद्धांत में देखिए तो पहला जो है आपका इसमें दिया है, पहला सिद्धांत सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है जी। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि इसका कहानी क्या है, इसमें जो केला को लेके मतलब जो केला को लेके जो है बंद जो है एक पिंजरे में वन मानुष को रखा जाता है। तो उस केला को देख के जो है उसको प्राप्त करने के लिए वन मानुष जो है प्रयत्न करता है, चिंपांजी जो है, ठीक है जी। उसी का ये कहानी है। देखिए इसके जो सिद्धांत है, इसका जनक कौन है, तो इसको जनक याद रखिएगा मैक्स वर्दिमर, कोल्हर तथा कोफका, सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
नेक्स्ट इसने प्रयोग किसमें किया था, तो ये याद रखिएगा चिंपांजी पे। इसी को नाम दे देते हैं वन मानुस, या इसका नाम है सुल्तान। ठीक है जी, नाम इंपॉर्टेंट है, चिंपांजी तथा वन मानुस या फिर सुल्तान। ठीक, ये प्रयोग कब कहाँ किए थे, तो केनरी द्वीप पे किए थे, 1916 में किए थे। याद रखिएगा, इसको जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा जो है कोल्हर का सिद्धांत बोलते हैं इसी को, सुस्त तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, समस्या समाधान का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। इसका मेन यही उद्देश्य है इस सुस्त तथा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, समस्या का जो आपको क्या करना है, समाधान करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें है फिर अगला हमारा जो है समग्रवादी सिद्धांत, और चौथा आपका जो है सूच तथा संपूर्णता का सिद्धांत। इसको जो है 4 चरणों में जो क्या होता है, ये प्रयोग किया गया था, ये पूर्ण किया गया था। ठीक, तो आप याद रखिएगा ये संबंधित किससे हैं, तो इसमें जो है वन मानुष चिंपांजी सुल्तान के पास जो है केला को लाया जाता है, उसको उसमें प्राप्त करने का जो प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर टांग दिया जाता है, तो जिससे जो बॉक्स बॉक्स स्थापित करके उसको उसमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर दूसरा है हमारा जो है इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक के अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको तो आप जान चुके होंगे, बार बार पढ़ चुके होंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जान रहे हैं। इसके जनक कौन है, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। प्रयोग किया था इन्होंने, याद रखिएगा, अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया गया था। 16 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किया अपने 3 बच्चों पर। एक का नाम, एक जो है लड़का थी तथा 2 लड़की थी, है ना। इनका जो प्रयोग करने थे, लड़के का नाम याद रखिएगा जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लोरेंट नाम है। क्या नाम है उनका दोस्तों, लोरेंट। जबकि 2 लड़की थी, उनका नाम है ल्यूसीन तथा जैकलिन, ल्यूसीन और जैकलिन। पहला लड़के का नाम क्या है, लोरेंट। दूसरा फिर जो है 2 लड़की पे प्रयोग किया था अपने बच्चों पे, उनका नाम था ल्यूसीन तथा जैकलिन। इन्होंने जो है बुक लिखा है दोस्तों, 32 किताबें इन्होंने लिखा है। ठीक है जी, इसको भी याद रखिएगा, अगर आपको कूट में देगा तो फिर काम आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें इनका अधिगम क्या था, ज्ञान का निर्माण करना था। ठीक है जी, इनका अधिगम सिद्धांत क्या है, ज्ञान का निर्माण करना, जिसको इन्होंने जो स्कीमा शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। विशेष तथ्य क्या है कि इसका जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के ये जनक कहलाते हैं। फिर ये 4 प्रकार के विकास ये इन्होंने बताया था। पहला था इसमें जो है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको मैंने कल पूरा डिटेल बताया था। देखिए इसका टाइम लाइन भी बताया है था, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से अधिक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक के सिद्धांत में जो है अगला अधिगम का वक्र। इससे पहले आपको इसको देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। अधिगम का जो है सोपानीय सिद्धांत, अधिगम का सोपानीय सिद्धांत पूछेगा किसने दिया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट गेने ने दिया है। इनका जो बुक है ना, कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने जो है 8 वर्गों में इसे जो है डिवाइड किया है। 8 वर्गों में क्या किया है, डिवाइड किया है अधिगम सोपानीय सिद्धांत को। तो इस 8 वर्गों में याद रखिएगा, पहला जो है यहाँ पे बताया गया है आपका जो है संकेत अधिगम है। दूसरा जो है उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम है। तीसरा सरल श्रृंखला का अधिगम है। चौथा जो है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा जो है विभेदन अधिगम। फिर संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इसमें से जो है ये सरल से जटिल की ओर बढ़ रहे हैं ना, इनका जो डायरेक्शन है याद रखिएगा, डायरेक्शन है इस टाइप से, तो माने सरल से क्या हो रहे हैं, जटिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें से संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रियक सिद्धांत तथा सरल श्रृंखला का अधिगम तथा जो है शाब्दिक साहचर्य का अधिगम, ये व्यवहारवाद से आपसे संबंधित है। और संज्ञानवाद से संबंधित है आपका जो है विभेदन का सिद्धांत, संप्रत्यय का सिद्धांत, उसका सिद्धांत अधिगम, उसका जो समस्या समाधान अधिगम, ये आपका जो है संज्ञानवाद से संबंधित है। दोनों का हमका 2 भाग पार्ट था हमारा अधिगम का, उसमें से ये 4 हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इसमें सबसे पहले याद रखिए कि संकेत अधिगम का सिद्धांत जो है ये पारस्परिक अनुकूलन के संबंध को द्वारा सीखा जाता है। संकेत अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो है पारस्परिक अनुकरण के संबंध से सीखा जाता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा अधिगम का जो सोपानी सिद्धांत किसने दिया पूछेगा, तो याद रखिएगा रॉबर्ट गेने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर जो है नेक्स्ट है हमारा अधिगम का जो है क्षेत्रीय सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूट लेविन के द्वारा इनको दिया गया है। जर्मनी से बिलोंग करते हैं कूट लेविन, कहाँ के हम पूछेगा तो याद रखिएगा। दूसरा है हमारा जो है फील्ड थ्योरी भी इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। तथा जो है तलरूप का सिद्धांत बोलते हैं या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत बोलते हैं। तो अधिगम का ये क्षेत्रीय सिद्धांत है, कूट लेविन जर्मनी। अन्य सिद्धांत में फील्ड थ्योरी, तलरूप का सिद्धांत तथा प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा जो है सामाजिक जो है अधिगम का सिद्धांत, याद रखिएगा
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया है, कनाडा से बिलोंग करते हैं ये अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है। इनका जो बुक था सोशल फाउंडेशन जो है थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। अन्य नाम इसके क्या हैं, अन्य नाम में इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांडुरा का सिद्धांत बोलते हैं, निदर्शन का सिद्धांत बोलते हैं तथा अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने आपको ये ग्राफ नहीं बताया क्या, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अधिगम का वक्र है ना, अधिगम का जो है वक्र सिद्धांत, अधिगम के वक्र सिद्धांत को किसने दिया पूछेगा तो याद रखिएगा जे.एस. ब्रूनर का है। किसका है जी, जे.एस. ब्रूनर का है, ठीक है। इसने न जो है हरमन जो है एबिंगहॉस में इसका प्रयोग किया था 1985 में। इसके 3 भाग हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। और इन्होंने जो है इस अधिगम के वक्र को 4 प्रकार बताया है। पहला एक सरल रेखीय वक्र होता है, दूसरा जो है उन्नतोत्तर वक्र होता है, तीसरा जो है नदोत्तर वक्र होता है, तथा चौथा जो है आपका मिश्रित वक्र होता है। तो देखिए, तो पहले क्या बोलते हैं, सरल रेखीय वक्र में सीखने की प्रगति कैसी होती है, इसमें लगातार बढ़ते हुए बताया जाता है। इसमें सीखने की प्रगति कैसी हुई, लगातार बढ़ते हुए व्यक्त किया जाता है। उन्नतोत्तर वक्र को, इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नतोत्तर वक्र में ये बोलता है आरंभ में इसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। प्रारंभ में इसकी गति क्या होती है, अधिक होती है, और अंत में इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने बता दिया, आरंभ में इसकी गति जो है ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अधिक है, फिर बाद में क्या हो जाता है, ये धीमा हो जाता है। नदोत्तर वक्र में ये बताया गया है कि शुरुआत में इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं दूसरे वाले चित्र में, पहले इसकी शुरुआत में इसकी गति जो है धीमी होती है, और उसके अंत में फिर ये क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए जो अंत में इसकी गति अधिक होती है। थर्ड जो है ये क्या होता है, आपका जो है मिश्रित वक्र होता है। इसमें असामान्य गति करता है दोस्तों, आपको जो है इसमें असामान्य गति करता हुआ ये दिखाई देता है। तो ये 4 प्रकार के वक्र हैं। किसने दिए पूछेगा तो याद रखिएगा, जे.एस. ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। हरमन एबिंगहॉस 1985 में इन्होंने प्रयोग किया था। 3 भाग बताए, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। फिर ये 4 प्रकार के वक्र, सरल रेखीय वक्र, उसके बाद जो है उन्नतोत्तर वक्र, नदोत्तर वक्र, और चौथा है आपका मिश्रित वक्र। सरल वक्र में ये होते हैं सीखने की प्रगति कैसी है, तो लगातार बढ़ते क्रम में होता है। उन्नतोत्तर में होता है प्रारंभ में इसकी गति अधिक होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो अंत में धीमा हो जाता है। नदोत्तर में ये होता है कि शुरुआत में इसकी गति जो है हाई रहती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लास्ट मिश्रित है, मिश्रित में यह है कि इसका जो है ये असामान्य रूप से क्या करता है, गति करता है, इस आकार का रहता है, ठीक है जी। चलिए, तो इसको तो मैंने बता दिया है आपको। कोल्बे के चरण एक ठो पॉइंट है दोस्तों। कोल्बे के चरण में 4 पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, लिख दिया हूँ मैंने यहाँ पे। मूर्त अनुभव होता है, मननशील अवलोकन होता है, तथा अमूर्त अनुभव अवधारणा होता है, चौथा क्या होता है, सक्रिय प्रयोग होता है। तो कोल्बे के सीखने के चरण क्या है पूछेगा तो याद रखिएगा, मूर्त अनुभव, मननशील अवलोकन, तीसरा जो है अमूर्त अवलोकन अवधारणा, चौथा है सक्रिय प्रयोग, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं। फिर है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, इसको देख लीजिए। एक ठो ये अलग सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया पूछेगा तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, बार बार बता चुका हूँ। इसने जो है मूल प्रवृत्ति को जो 2 भाग में बांटा है। पहला जो है एक होता है जीवन मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना, एरोस और टेंटोनस बोलते हैं। तो जीवन की मूल प्रवृत्ति, और दूसरा क्या है आपका जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। प्रोत्साहन का सिद्धांत को जो है वोल्फ तथा उसके बाद जो है कैपमैन ने दिया था। इसके बाद जो है इसमें इन्हें धनात्मक प्रोत्साहन तथा दूसरा क्या था, ऋणात्मक प्रोत्साहन, बस 2 ठो याद रखिएगा। प्रोत्साहन का सिद्धांत में वोल्फ तथा कैपमैन ने दिया था धनात्मक प्रोत्साहन तथा ऋणात्मक। धनात्मक प्रोत्साहन में ये होता है दोस्तों, आपका इसमें जो पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक व्यवहार आएगा, तथा आप जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर जितने जो नेगेटिव इसमें आपका जो है प्रभाव रहेगा, वो आपका जो है ऋणात्मक प्रोत्साहन में आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है अभिप्रेरणा का जो है एक्स वाई का सिद्धांत किसके द्वारा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्स ग्रीगर के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का जो एक्स वाई सिद्धांत, एक्स सिद्धांत जो है ये नेगेटिव अवधारणा को बताता है, तथा वाई सिद्धांत जो है आपका जो पॉजिटिव अवधारणा को बताता है। तो याद रखिएगा, इसको मिलाने के लिए ये उल्टा दे सकता है कथन में। एक सिद्धांत जो सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है तो गलत, एक सिद्धांत जो है नेगेटिव को दर्शाता है, तथा वाई सिद्धांत आपका जो है पॉजिटिव अवधारणा को, सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है जी। फिर उसी को जो है मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे बताया है दोस्तों, ये पेज से बताने का प्रयास किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार में इसको समझ जाएंगे, है ना। देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसे बोलते हैं, इसके अन्य नाम में। अधिगम का बंध सिद्धांत बोलते हैं, एस आर
थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक हैं एडवर्ड ली थार्नडाइक, है ना, अमेरिका से हैं ये। हम इसको पढ़ चुके हैं। अब इसको जो अभ्यास के तौर पे आप देखिए, है ना, कुछ कुछ पॉइंट उसमें मेरे कॉपी में ज़्यादा था, इसीलिए मैंने उसको पहले बता दिया, है ना। इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है कम दिया है, इसीलिए जो है मैंने इसको नीचे में रखा है। नेक्स्ट देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसके जो है प्रवर्तक कौन है, तो एडवर्ड ली थार्नडाइक अमेरिका का है। दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग किसने किया था, तो बिल्ली पे प्रयोग किए थे ये। इसका शिक्षा में कैसे प्रयोग होगा, प्रयत्न में भूल के सिद्धांत को तो याद रखिएगा। प्रयास द्वारा व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को करने में जो है निपुण बनाया जा सकता है। लगातार वो कंटिन्यू प्रयास करेगा तो वो किसी भी कार्य को करने में निपुण बन सकता है। दूसरा, अभ्यास द्वारा सीखने पर इसमें जोर दिया गया है, ठीक है जी। तीसरा, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक ज़्यादा उपयोगी है और त्रुटियों का निराकरण इसमें बताया गया है। शिक्षा के इसके प्रयोग में त्रुटियों का निराकरण, तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरा था हमारा, नेक्स्ट हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इनके जो है प्रवर्तक हैं इवान पेट्रोविच पावलोव हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव हैं। देखिए, इनका जो प्रयोग थे किस पे किए थे, कुत्ते पे प्रयोग किए थे। इनका जो है क्षेत्र बताया, शिक्षा का प्रयोग कैसे किए थे, तो इस सिद्धांत में जो है संबंध में प्रति सहज विधि का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इस सिद्धांत से संबंध प्रति सहज विधि का क्या हुआ, जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भाषा का विकास छोटे बालकों में जो है वस्तुतः दिखाकर जो है शब्दों का क्या होता है, इसमें ज्ञान होता है। भाषा का विकास जो है छोटे बालकों को वस्तु दिखाकर हम जब भी करते हैं तो उससे उनको शब्दों ज्ञान हो जाता है, ठीक है जी। जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उसको जो किसी खिलौनों को दिखाइएगा या किसी खिलौने के रूप में जो है किसी घोड़ा या गाड़ी को, तो उसको दिखाइएगा तो उस वस्तु को देखकर समझ जाते हैं। उसी तरह दूसरा इसमें बोला गया है कि आदत निर्माण जो है कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, संबंध प्रतिक्रिया का धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदत बन जाता है। तीसरा है मनोवृत्तियों का निर्माण, और चौथा इसमें याद रखिएगा सुलेख अक्षर विन्यास जैसे विषयों का जो है शिक्षण में अधिक ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसका फैक्चुअल डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। किसी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, अन्य नाम क्या है, प्रयोग किस पे किए थे, तथा शिक्षा में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जो हाईलाइट मैंने कर दिया है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा जो है अधिगम सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है जी। इसके जो है जनक याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक कौन है, तो कोल्हर है। प्रयोग किया था वन मानुष पे, बता चुका हूँ आपको। इसमें प्रमुख रूप से इसका जो शिक्षा में प्रयोग किया था, समस्या को क्या करना है, स्वयं समस्या का जो क्या करना है, हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। स्वयं समस्या को हल करने के लिए जो सुल्तान द्वारा इसमें प्रेरित किया था, जिसका नाम क्या था, चिपांजी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे, अगला पॉइंट है, छोटे बालक के समक्ष जो है वस्तु प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो है शीघ्र रूप से सीख जाते हैं। तो स्वयं समस्या को समाधान करना इसका जो है मूल उद्देश्य है, इसको आप याद रखिएगा अंतर्दृष्टि का सूझ सिद्धांत में। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका याद रखिएगा B.F. स्नीकर इसका जो है प्रवर्तक है। इसका पूरा नाम होता है ब्यूरस जो है फेडरिक स्नीकर, ब्यूरस फेडरिक स्नीकर, ठीक है जी। इन्होंने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पे, ठीक है। शिक्षा में इन्होंने बताया कि किसी भी अच्छे कार्य हेतु जो है सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और किसी गलत कार्य के लिए क्या है, नकारात्मक पुनर्बल देकर उसे घटाना चाहिए। वही मैं बताया था आपको, जो सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जो अच्छे कार्य के लिए होता है उसे प्रोत्साहित देना चाहिए, तथा गलत कार्य के लिए क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। सॉरी दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, पेज स्लाइड हो गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें जो है पुनर्बलन का सिद्धांत, है ना, या फिर जो है नियंत्रक आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको जो है विधिक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक हैं C.H. हल। इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर प्रयोग किया था। इसका जो है शिक्षा पर इन्होंने कैसे इस पुनर्बल के सिद्धांत का जो प्रयोग किया, तो व्यक्तित्व जो है शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है, व्यक्तित्व शिक्षा पर अधिक ज़्यादा बल दिया है। अधिगम जो प्रक्रिया में जो है मूल आवश्यकता वाले, इसमें जो है महत्वपूर्ण क्या चीज़ शामिल होती है, याद रखिएगा। अधिगम प्रक्रिया में मूल आवश्यकताओं, चालक, उसके बाद जो अभिप्रेरकों, प्रोत्साहन तथा पुनर्बल अभिप्रेरकों को क्या देते हैं, इन्हों महत्व देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है अधिगम का जो है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, या क्षेत्र का सिद्धांत, या तलरूप का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके प्रवर्तक कुर्ट लेविन जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है शिक्षा में इसका प्रयोग बताते हैं। मानव व्यवहार जो है व्यक्ति तथा वातावरण दोनों के जो प्रतिकूल, जिसे सांकेतिक रूप से इन्होंने क्या कहा था,
पीई तथा बीएफ द्वारा इन्हें दर्शित किया गया था। ठीक है। दूसरा जो है शिक्षकों तथा छात्रों की योग्यता शक्ति के अनुसार उपयुक्त जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर उसे उद्देश्यों प्रभावी ढंग से क्या करना था, निर्देशित करना था। तो ये था उसका जो है अधिगम का जो प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, जिसे क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। तलरूप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो कूट लेविन जर्मनी के द्वारा। शिक्षा में प्रयोग आपको इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, है ना, आप मोटा मोटी याद रखेंगे तो भी आपसे काम बन जाएगा। इसके जनक को याद रखिए, है ना, तथा ये प्रमुख रूप से इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं और क्या इससे संबंधित है, बस, है ना, 1-2 लाइन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऐसे आप जो है बहुत सारी चीज़ों को एक जगह समाहित करके अगर आप वो करेंगे, मतलब जो है बहुत सारा पॉइंट को, तो वो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फैक्ट है, जो उसको मैंने आपको जो है कॉपी में पहले बता दिया है, इसको जो है मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमने इसमें देखा था गुथरी का जो है सानिध्य तथा समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडविन गुथरी, है ना। उसके बाद जो है शिक्षा तथा उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य जो है अधिकतम जो है साहचर्य स्थापित करके अधिगम की प्रक्रिया को क्या करना है, प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट अगला है हमारा अभिव्यक्त अधिगम चिन्ह आकार या पूर्ण चिन्ह जो है पूर्णाकार की संभावना का सिद्धांत, या प्रतीक का सिद्धांत, या अप्रकट अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो टॉलमैन के द्वारा गया था, एडवर्ड टॉलमैन। याद रखिएगा, इसके जो है ये सिद्धांत के बहुत सारे अन्य नाम हैं। पहला तो इसमें बहुत बता दिया है, अव्यक्त चिन्हकार, चिन्ह पूर्णाकार संभावना का सिद्धांत, या प्रतीक अधिगम या अप्रकट अधिगम। इनका जो प्रयोग का क्षेत्र था चूहा था। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बताते हैं सीखना जो है ज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है। अध्यापक द्वारा जो इनाम तथा दंड के उद्देश्य द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखिए अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण के सिद्धांत को याद रखिएगा, जोरम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इसमें देखिए विषय वस्तु को प्रभावी जो है क्रमबद्धता के साथ ये प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक को जो है बच्चों में अधिगम के जो प्रति रुझान इसमें पैदा करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा है अधिगम जो है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, प्राप्त सिद्धांत का प्राप्त अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसके प्रवर्तक जो है आशुबेल है। इसमें इन्होंने बताते हैं शिक्षण प्रयोग कि विषय वस्तु को जो है विद्यालय परिस्थिति के द्वारा इसको क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। विषय वस्तु को विद्यालय परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। आप सभी जो है वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो है इसका पूरा पीडीएफ, है ना, इसका पूरा पीडीएफ जो है अधिगम के सिद्धांत को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप वहाँ जाइए और जितने जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो डेटा थे, जो पूछने लायक हैं, उन सब को मैंने जो है एक जगह समाहित कर दिया है, एक जगह लिख दिया है। आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, है ना, तो आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें जितना जो की पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह समाहित कर दिया है। आप इसको भी पढ़ के आराम से मतलब आप अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो मैंने ये प्रयास किया है अधिगम के सिद्धांत को आपको बताने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सुझाव दें और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इसके बाद हम लगातार क्या करेंगे, एमसीक्यू लाते रहेंगे आपके लिए टॉपिक वाइज, है ना, जिसमें आप सभी एमसीक्यू को देख पाएंगे, जो आपके टीचर भर्ती आगामी सीजी टेट है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।